वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज का वीडियो वो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो भी स्टूडेंट बीएआरसी और एनपीसीएल में फॉर्म फिलअप किए हैं। बीएआरसी का तरफ से ह्यूज नंबर ऑफ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए और 12th पास स्टूडेंट के लिए, और एनपीसीएल के भी अलग अलग जैसे यूनिट है ककड़ापाड़ा, नरोड़ा, इसका बाद और भी तारापुर यूनिट है। तो इन सभी यूनिट का तरफ से भी काफी अच्छा वैकेंसी आया है जिसका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम टू सेम होता है। आप लोग जानते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न या एग्जामिनेशन जो आप लोग का सिलेक्शन होता है उसमें आप लोग का टोटल 3 स्टेप होता है, फर्स्ट, सेकेंड और 3। फर्स्ट स्टेज में आप लोग का होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, सेकेंड में आप लोग का होता है एडवांस टेस्ट और थर्ड में आप लोग का होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, तो इसमें से जो पहला स्टेज होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसमें आप लोग को जस्ट क्वालिफाई होना पड़ता है। इसमें 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आप लोग को जस्ट क्वालिफाई होना पड़ता है। ऐसे नॉर्मली टेक्निकल स्टूडेंट का तो एडवांस एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा होता है क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास फॉलो किए, जितना भी मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो है आप लोग देखे हैं। बट आप लोग का प्रॉब्लम होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट में। बहुत सारा कैंडिडेट होता है जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर एनपीसीएल का बात करें, एनपीसीएल का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन काफी इजी होता है। किसका कंपैरिजन में? बीएआरसी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का कंपैरिजन में। बीएआरसी का एनआरवी का जितना बार एग्जाम हुआ है प्रीलिमिनरी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर काफी डिफिकल्ट आप लोगों को पूछा गया था। जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, जब मेरा पहला रैंक आया था, आप लोग भी जानते हैं, उस टाइम भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में मेरा सेंटर से जस्ट मेरा ट्रेड का 12 शायद स्टूडेंट ने पास हुआ था। ठीक है, और मुंबई में भी सेंटर था, उसमें और शायद 30 कैंडिडेट पास हुआ था। तो टोटल एडवांस एग्जाम के लिए 32 का आसपास लड़का सिलेक्ट हुआ था एडवांस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या, इतना सारा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता फिर भी सब डिस्क्वालीफाई हो जाता। बीएआरसी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन काफी टफ होता है। अगर बाकी किसी भी डीए का अगर यूनिट का साथ कंपैरिजन करते हैं तो बीएआरसी का प्रीलिमिनरी टेस्ट को अगर आपको क्वालिफाई करना होता है तो आप लोगों के लिए मैंने टेस्ट सीरीज रिलीज किया था, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल 50 मॉक टेस्ट सीरीज मैंने रिलीज किया था। जो मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। उसमें टोटल आपको 50 मॉक टेस्ट मिलेगा। एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेगा। जैसे आप लोग का एग्जाम पैटर्न में 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन साइंस का और 10 क्वेश्चन जीके। साइंस और जीके का कोई सोल्यूशन देने का जरूरत नहीं, लेकिन मैथ का क्वेश्चन का तो सोल्यूशन देना बनता है। इसीलिए टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का सोल्यूशन मैं टेस्ट पर ऐड कर दे हूं और आज टेस्ट 3 का जितना भी मैथ है 20 मैथ का एनालिसिस मैं करने वाला हूं। आज का वीडियो यूट्यूब पर मैं पोस्ट कर रहा हूं, बाकी जितना भी वीडियो होगा सब वेबसाइट पर अपलोड होगा। जितना भी स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन लिया वो सभी स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो आज का क्लास देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। और ऐसे तो मैं जस्ट इसका तीसरा टेस्ट को मैं सोल्यूशन दे रहा हूं और भी बाकी 45 सेट में भी धीरे धीरे उसका क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और सभी टेस्ट का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग को डाउट है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। इसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है 299 है, उतना भी ज्यादा नहीं क्योंकि आप लोग देखिए इसमें 50 सेट है, टोटल 2500 क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। चाहे आप लोग एनपीसीएल, चाहे आप लोग डीएई का किसी भी यूनिट, बीएआरसी, आईजी का, वीईसीसी, एनएफसी किसी भी डिपार्टमेंट पर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इसी से प्रिपरेशन करके जाना है। इसी से आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आएगा और एटलीस्ट आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ध्यान से किसी भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फॉलो करके जाएगा तो। और यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो है डीएई का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल शायद 40 वीडियोस मैंने अपलोड किया, उसको भी आपको देख के जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर के भी सॉल्यूशन मैंने दिया हूं। ठीक है, तो आज 50 सेट मॉक टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 का मैथ का सॉल्यूशन आप लोग को देने वाला हूं। तो आप लोग देखिए कैसे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आप लोग को दे रहा हूं और टेस्ट पर कैसा कैसा क्वेश्चन है। टेस्ट पर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा जितना टेस्ट नंबर आगे बढ़ेगा। ठीक है, और
ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन करके भी मैं कॉपी में लिख के भी आप लोगों को अपलोड करके दे सकता हूं टेस्ट का साथ, लेकिन अगर हम सोल्यूशन बोर्ड पर करके आप लोगों को समझाते हैं तो और भी अच्छा से आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बोर्ड पर सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। और मैंने इसको सोल्यूशन पहले से कॉपी पर करके रखे, क्योंकि अगर करने जाते हो तो कैलकुलेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए सोल्यूशन पहले ही करके रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को एक एक मैथ को समझाऊंगा। पहला देखिए, 8 years ago a sin's age was 1 year less than 3 times Arpit's age. 6 years ago a sin's age was 1 year more than 2 times of Arpit's age. What will be the Arpit's age after 7 years? तो इसमें जो आपको बोला है सबसे पहला पढ़ लिए, इसके बाद हिंदी में आप पढ़िए। 8 वर्ष पूर्व अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम थी। 6 वर्ष पूर्व अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुण से 1 वर्ष अधिक थी और 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु क्या होगी। तो इसमें आपको जो पूछा जा रहा है, पहला कंडीशन देखिए, मैं जस्ट आप लोगों को एग्जांपल दूंगा तो आपको समझने में इजी होगा। बोला है कि 8 साल पहले जब भी आप एज चैप्टर का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक जगह से पकड़ना पड़ेगा, उससे बेस करके टोटल मैथ को सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो आपको 8 years एगो जो बोला है, मतलब 8 साल पहले जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, इससे 8 साल पहले क्या बोला है, अश्विन्स एज वाज 1 year लेस देन 3 times अर्पित एज, मतलब अर्पित का जो एज था उसका 3 टाइम्स जो एज होता है उससे जस्ट 1 साल कम था अश्विन का एज। इससे क्या पता चलता है आपको कि अर्पित का एज कम है, अश्विन का एज ज्यादा है, ये तो आपको पता चलता है। तो जस्ट मैं आप लोगों को नॉर्मली एग्जांपल देता हूं। अर्पित का एज अगर 10 होता है, 8 साल पहले अगर अर्पित का एज 10 है तो अश्विन का एज क्या हो जाएगा, उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इंटू 3 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, और इससे 1 साल कम हो जाएगा। इससे 1 साल कम मतलब 29 ईयर्स, तो एक इसका एज हो जाएगा, ये अश्विन का एज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जस्ट ऐसे बोला है, जस्ट कंडीशन को मैं समझाने के लिए आपको बताया हूं। 6 years एगो 6 साल पहले क्या बोला है, 6 साल पहले अश्विन का एज क्या था, 1 year more than 2 times ऑफ अर्पित एज। अर्पित का एज अगर हम 10 मान लेते, इसमें भी हम आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं। 6 साल पहले का जो कंडीशन बोला है, अर्पित का एज अगर 10 था तो अश्विन का एज 6 साल पहले क्या था, उसका 2 टाइम्स, मतलब ये इंटू 2 कर देना, 20 हो गया, और 2 टाइम्स से भी 1 साल ज्यादा था, मतलब 21 years किसका एज था, अश्विन का एज था। तो अभी आपको बोल रहा है कि अर्पित का एज 7 साल बाद क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बताया हूं, एक्चुअली इसका कंडीशन आपको समझ में आ गया। इसका बाद में आपको ग्रीन स्क्रीन पर इसको सॉल्यूशन करके समझाता हूं, तो आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेट, इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में बोला गया था कि 8 साल पहले, तो आपको लिख लेना है कि 8 years एगो। मैं पूरा मैथ को लिख के बताता हूं। 8 साल पहले अगर अर्पित का एज, तो अर्पित का एज कितना था, अर्पित एज अगर हम मान लेते x, तो अश्विन का एज कितना हो जाएगा, उसका 3 टाइम्स से, मतलब 3x, 1 साल कम था, मतलब 3x - 1 हो जाएगा। एक इसका हो गया, ये अश्विन का हो गया। तो प्रेजेंट एज आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, देखो अगर हम बोलते हैं कि मेरा 10 साल पहले मेरा उम्र था 14 इयर्स, तो अभी मेरा उम्र क्या हो जाएगा। अगर हम बोलते कि 10 साल पहले मेरा उम्र था 14 इयर्स, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, जो उम्र था उसका साथ 10 ऐड कर देना है, तो एज सेम टू सेम हो जाएगा। तो इसमें देखिए अर्पित का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में एज, अर्पित का एज हो जाएगा x, 8 साल पहले था, प्रेजेंट क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को क्या बोला कि 10 साल पहले मेरा एज था 14, ठीक है, तो जो पहले था 14 + 10 क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट एज हो जाएगा, और इसे प्रेजेंट एज ये हो जाएगा। और अश्विन का क्या हो जाएगा,
अस्सिन का हो जाएगा, देखिए 3x माइनस 1 प्लस 8 हो जाएगा, मतलब इधर आपका हो जाएगा 3x प्लस 7। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसका बाद आपको क्या बोला था, 6 ईयर्स एगो, इसका आपको बात कैलकुलेशन करना है 6 ईयर्स एगो। तो 6 साल पहले उम्र क्या था, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो आपका प्रेजेंट एज है उससे आपको माइनस कर देना है, तो x प्लस 8 माइनस 6 कर देना, तो आपका आ जाएगा x प्लस 8, ये आपका आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, आपका 6 साल पहले अर्पित का ये एज आ गया। और अस्सिन का कितना आएगा, अस्सिन का आएगा 3x प्लस 7, 6 साल पहले बोला है, माइनस 6 हो जाएगा, तो इधर आपका वैल्यू आ जाएगा 3x प्लस 1। तो लास्ट में आपको क्या कंडीशन बोला है, जो 6 इयर्स पहले का कंडीशन आपको क्या दिया गया, तो आपको लिख लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन में आपको क्या बताया है कि अस्सिन का जो एज होगा, तो अस्सिन का एज कितना है, 3x प्लस 1 है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है जो अर्पित का एज है, अर्पित का एज x प्लस 2 है, उसका 2 टाइम से भी एक ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था 6 साल पहले अगर उसका अस्सिन का एज अगर अर्पित का एज अगर 10 साल था, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, 6 साल पहले अर्पित का एज अगर 10 साल था, तो कंडीशन का हिसाब से अस्सिन का एज क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम टू सेम है। तो आप देखिए इधर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 प्लस 1। तो इधर आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 आ गया। तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो x का वैल्यू जब 4 आ गया तो प्रेजेंट एज आप निकाल सकते हैं। प्रेजेंट एज अर्पित का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट अर्पित का एज क्या हो जाएगा, तो अर्पित का एज हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4 प्लस 8, टोटल आपका आ गया 12। तो आपको बोल रहे हैं कि 7 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 7 साल बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस 7, मतलब अर्पित का एज हो जाएगा 19 साल। ठीक है, समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि आफ्टर 7 इयर्स अर्पित एज विल बी 19 ईयर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। तो मैथ आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देना है, जैसे पहला आपको कंडीशन दिया था उसी से मैं शुरू करके उसी से बेस करके बाकी सब कुछ मैं सोल्यूशन दिया हूं। आपको इधर क्या बोला गया था कंडीशन में, जो सेकंड कंडीशन था कि अस्सिन का जो एज है, ये अस्सिन का एज है, वो अर्पित का एज का क्या हो रहा था, अर्पित का जो एज है, ये आपका अर्पित का एज है, उसका 2 टाइम से भी एक ज्यादा है, तो इसीलिए उस दोनों को इक्वल कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ जाने से इधर आप पुट कर दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, और 7 साल बाद मतलब और 7 ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा अर्पित का प्रेजेंट उम्र। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वेट। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 इयर्स। व्हाट विल बी अर्पित एज आफ्टर 7 ईयर। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को समझाया हूं। नेक्स्ट देखिए, ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए's capital is 5 times the capital of C and B's capital is 2 times the capital of A. If the profit is rupees 5,600, then find the share of C. तो C का जस्ट आपको शेयर निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है 3 फ्रेंड मिलके A, B और C। तो A का कैपिटल कितना बोल रहा है, जो C का कैपिटल है उसका 5 टाइम्स है, और B का कैपिटल कितना हो जाएगा, A का कैपिटल का 2 गुण हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट 5,600 हो रहा है, उसमें से C का शेयर कितना मिलेगा, जितना भी वो लोग इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जितना भी वो लोग इन्वेस्ट किया उसका रेशियो होगा, और रेशियो का हिसाब से शेयर वो बंटवारा होगा। तो इसमें देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से कॉमन क्या है,
ए कैपिटल इज 5 टाइम्स द कैपिटल ऑफ सी, और इसमें बोल रहा है बी कैपिटल इज 2 टाइम्स द कैपिटल ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट द कैपिटल ऑफ सी इज, तो सी का अगर कैपिटल एक्स होता है तो ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ द कैपिटल ऑफ सी, मतलब 5x हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा 2 टाइम्स द कैपिटल ऑफ ए, मतलब बी का हो जाएगा 5x इंटू 2 मतलब 10x। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बी और सी का जो वो लोग इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट कैपिटल का रेशियो क्या आ रहा है, ए इज टू बी इज टू सी क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए 5x इज टू 10x इज टू x। ठीक है, तो x हम लोग हटा देते तो 5 इज टू 10 इज टू 1 आ गया है। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया है। तो इस हिसाब से मतलब इतना हिसाब से वो लोग कैपिटल को इन्वेस्ट किया था। तो जब शेयर आया 5600, तो उसमें से कितना मिलेगा, जो टोटल लभ्यांश है तो 5600 उसका प्रॉफिट हुआ है, उसमें से टोटल कितना होगा आप देखिए 5 10 15 प्लस 16। ठीक है, तो 16 भाग में से सी को कितना मिलेगा, जस्ट 1 भाग मिलेगा। अगर बी को कहता तो 10/16 क्योंकि वो ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और ए को कहता तो 5/16 हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कम इन्वेस्ट किया बी का तुलना में। तो इसमें जब आप लोग काटा काटी आप लोग करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको काटने के बाद 350। ठीक है, मतलब 5600 में से टोटल सी को कैपिटल कितना मिलेगा, इस प्रॉफिट से सी का जस्ट प्रॉफिट होगा 350 रुपीज, मतलब उसको जस्ट 350 रुपीज मिलेगा। अगर बी को क्या था, तो ये तो सी के लिए आपका निकल गया, बी के लिए आपका क्या हो जाएगा, बी के लिए आपको करना पड़ेगा 5600 इंटू 10/16, तो इसको काटने के बाद 350 आएगा, 350 प्लस 350 इंटू 10 मतलब आपका आ जाएगा 3500। 3500 किसको मिलेगा, जो ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी किया है, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 3 years इज ₹315.25। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज 2000, 3 साल के लिए अगर 315.25 ब्याज दर है, तो इसमें आपको जस्ट निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट इज इक्वल टू आपका होता है P1 प्लस R/100 इंटू टी बोल सकते हैं। ठीक है, टी या ए ना बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना है, आपका प्रिंसिपल है 2000 और आपका इंटरेस्ट कितना है 315.25, तो आपका आ जाएगा 2315.25। ये आपका क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है। तो अमाउंट का जगह में आपको लिख देना है 2315.25, इधर आपको पी का जगह में आपको लिखना है 2000। सब वैल्यू देखिए ऑलरेडी दिया है, 1 प्लस आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, R/100 और एन या टी का मतलब टाइम, तो 3 इयर्स आपको दिया है। ठीक है, तो इसमें से जो 2000 है इधर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, तो 2315.25/2000। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 हो जाएगा टू द पावर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें जब आप लोग काटा काटी करेंगे, काटा काटी करने के बाद ये आपका वैल्यू आ जाएगा 9261, नीचे आपका आ जाएगा 8000। ठीक है, इजिकल तो आपका आएगा सेम, वैसे आपको लिख लेना है क्योंकि इन दोनों को इक्वल करना है, जो भी इसका पावर है। इसका बाद देखिए ये आपका आएगा 21 और 20 तक क्यूब, और ये आपका आएगा 1 प्लस R/100 तक क्यूब। ठीक है, तो क्यूब हट जाएगा, तो इधर आपका क्या आएगा, इधर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जस्ट 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू आपको लिखना है 21/20। ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको जस्ट कर लेना है, नॉर्मली आप लोग ऐसे कर सकते हैं, R अपन 100 इज इक्वल टू 21/20 माइनस 1। तो इधर आपको करना पड़ेगा R/100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/20, मतलब आ जाएगा R इज इक्वल टू 5%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ठीक है, तो मैंने शुरू कर दिया हूं टेस्ट का सोल्यूशन देने में, क्योंकि इतना दिन से सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा था सर एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप सोल्यूशन देना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैथ का सोल्यूशन आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, और ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट हफ्ता में 2 वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा मैथ का, 2 से 3 वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसमें जस्ट आपको दिया है मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपको कर देना है 46 और 125 को मल्टीपल करने के बाद आपका आएगा 5750। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 3 डिजिट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जस्ट आप लोगों को टाइम को वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अगर इजी पूछेगा तो उससे भी 2 गुना टफ क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 20% लॉस। देखिए आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज कॉपी में नोट डाउन कीजिए। बट ही गिव्स 12.5% लेस वेट व्हाइल सेलिंग, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंटेज। तो इसमें देखिए, इसमें आपको बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार या औसत या असाधु किसी दुकानदार है, वो अपना माल 20% हानि पर बेचने का वादा किया है। ठीक है, यह बोला है कि हम 20% मैं लॉस करके अपना सामान को बेचूंगा, लेकिन बेचने समय वो 12.5% कम भार देता है, मतलब जो वेट दे रहा है उसमें भी क्या कर रहा है, उसमें भी काट चुकी कर रहा है, उसमें 12.5% वेट कम दे रहा है। तो एक्चुअली उस व्यवसायिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब एक्चुअली शॉपकीपर का कितना लॉस हो रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअली वो जो उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से 20% जो लॉस में सामान को बेच रहे हैं, और उसमें से बेच रहा है तो ठीक है कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका साथ साथ वो वेट में भी 12.5% कम दे रहा है। एक तो अच्छा काम कर रहा है कि है उसका जो कॉस्ट प्राइस था उससे 20% लॉस में बेच रहा है, मतलब अगर वो 100 रुपीज में खरीदा है तो 80 रुपीज में बेच रहे हैं। लेकिन जब वेट दे रहा है, जब अगर हमें 1 किलो चीज खरीदना है तो 1000 ग्राम का जगह वो कितना दे रहा है, आप देखिए उसमें से वो 875 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेट में भी वो कम दे रहा है। तो एक्चुअली जो शॉपकीपर है उसका लॉस कितना हो रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों को लेके चलता हूं ग्रीन स्क्रीन पर, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, वेट इसको हटाने का, हाँ इसमें देखिए आपको लिख लेना है पहले, लेट हिज गुड्स कंटेंट, मतलब उसका गुड्स जो माल बेच रहा है उसका कंटेंट अगर हम लोग मान लेते कि 1 kg को मान के हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, या आप बोल सकते 1000 ग्राम, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो उसमें वो क्या बोला है, उसमें वो एक्चुअल जो वेट होता है, अगर हमें 1 kg माल चाहिए मतलब 1000 ग्राम उसको देना है, तो उसमें से 12.5% का क्या कर रहा है, वो कम माल दे रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल वेट वो कितना दे रहा है, एक्चुअल वेट कितना दे रहा है, एक्चुअल वेट कितना दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है, तो एक्चुअल वेट वो कितना दे रहा है। आप देखिए सबसे पहले आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि कितना वो कम दे रहा है, तो 1000 कितना कम दे रहा है, तो कितना कम दे रहा है वो आप लोग लिख सकते हैं कि वो मतलब सामान कितना वो लेस दे रहा है। तो क्या आप इधर लिखिए कि जो आपका 12.5% दिया है, वेट कीजिए थोड़ा सा, जो 12.5% दिया है, तो 1000 का 12.5% क्या हो रहा है, इसको जब आप लोग करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा इधर आपका आ जाएगा 125 ग्राम। ठीक है, तो 125 ग्राम माल क्या हो रहा है, वो कम दे रहा है। ठीक है,
तो एक्चुअल वेट वो कितना दे रहा है, 1000 ग्राम से अगर वो 125 ग्राम कम देता है, मतलब वो दे रहा है 875 ग्राम। ठीक है, तो उसका पहला जो कंडीशन था कि सेकंड कंडीशन था कि वो 12.5% माल कम दे रहा है। तो उसमें देखिए कम दे रहा है मतलब कितना कम दे रहा है, 125 ग्राम कम दे रहा है, क्योंकि उसका एक्चुअल वेट था 1000 ग्राम का अगर 12.5% निकालते थे 125 ग्राम ही आता है। ठीक है, मतलब ये 875 ग्राम माल दे रहा है एक्चुअल में। और अगर हम मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ ईच ग्राम इज 1 रुपीज, तो हर ग्राम का अगर मान लेते पैसा अगर 1 रुपया है, ठीक है, तो 875 ग्राम का कितना हो जाएगा, 875 ग्राम का प्राइस हो जाएगा 875 रुपीज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और उसमें क्या बोल रहा है, पहला जो कंडीशन आपको दिया गया था कि वो शॉपकीपर ने सेलिंग प्राइस कितना किया है, वो 20% लॉस में बेच रहा है। ठीक है, तो 80% ऑफ सीपी ऑफ 1 kg। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा 80%, क्योंकि आप देखिए उसमें आपको क्या कर रहा था 20% का वो लॉस में दे रहा था, लॉस में दे रहा था मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मतलब माइनस लॉस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg, तो आपका आ जाएगा 80/100 इंटू आपका 1000 आ जाएगा। तो इधर आपका क्या आ गया 800। ठीक है, तो इधर आपका आ गया 800 रुपीज। तो एक्चुअली लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है उसको। ठीक है, तो लॉस इसका हो जाएगा जो इसका कॉस्ट प्राइस था, इधर कॉस्ट प्राइस 875 है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इधर देखिए 875 माइनस जो उस सेलिंग प्राइस कर रहे हैं 75, मतलब 75% का उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज आपको निकालने के लिए बोला है, तो इसमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ लॉस जब आपको निकालना पड़ेगा तो आप क्या करते हैं, लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इनटू आपको 100 करना पड़ता। तो लॉस आपका कितना है 75 और आपका कॉस्ट प्राइस कितना 875 इंटू 100 अगर जब करते हैं तो इधर आपका वैल्यू आ जाएगा 8.57% का लॉस हो रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो बोला गया था कि जो वेट है वेट में 12.5% कम दे रहा है, तो अगर हम 1 kg सामान खरीदते हैं तो उसमें अगर वो 12.5% का अगर कम सामान देते हैं, मतलब 1000 ग्राम में वो एक्चुअली देना था वो कितना दे रहा है, इतना परसेंटेज वो घटा दे रहे हैं, मतलब टोटल वो एक्चुअल सामान दे रहा है 875 ग्राम का। अगर हम मान लेते हैं 875 ग्राम का अगर प्राइस अगर 1-1 ग्राम का अगर 1 रुपया होता तो 875 ग्राम का कॉस्ट प्राइस अगर हम मान लेते 875 टका। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है एक्चुअली वो अगर ओनली 12.5% का अगर वो माल को घटा लेता है तो क्या होता है, तो कम देता तो 875 में उसको देना था, लेकिन उसमें देखिए वो क्या दे रहा है, वो 1 kg को 20% लॉस में दे रहा है, लेकिन वो कितने में दे रहा है 800 रुपीज में दे रहा है, मतलब उसका एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस जो 800 रुपीज है 75, तो इधर आ गया। तो आप परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल सकते, लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे तो 8.57 आ जाएगा। ओके, तो इसमें देखो ये शॉपकीपर अगर 12.5% का अगर चोरी भी कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर 875 में भी अगर बेचता तब भी ठीक था, तब भी वो ठीक ठाक था। ठीक है, उसका क्या होता प्रॉफिट होता, लेकिन उसमें क्या कर रहा है वो 20% को पहले तो छूट दे रहा है, तो 20% का अगर छूट देकर सेलिंग प्राइस कर रहे हैं तो उसको एक्चुअली कितने में वो कितना में बेच रहा है 800 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली सबको सामान कितने का दे रहा है 875 ग्राम का दे रहा है, मतलब 875 टका का वो प्राइस में दे रहा है, तो एक्चुअली उसका 800 में वो बेच रहा है, मतलब वो 75 टका का लॉस हो रहा है। और किसमें हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है 875, तो 75/875 इंटू 100 हो जाएगा, तो वो आपका परसेंटेज निकल जाएगा लॉस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 8.57 जो आया 8.57 मतलब 8.6 अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए। इसमें इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी देन 10a 10b 10c इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको बोला है a प्लस सी इज इक्वल टू बी होता है, तो 10a 10b 10c का वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आपको जो दिया है
ग्रीन स्क्रीन पर लेके चलता हूं तो इसको टोटल क्लीन कर देता हूं। इसमें आपको दिया है a प्लस सी इज इक्वल टू वेट, a प्लस सी इज इक्वल टू आपको दिया है b, ठीक है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, tan आपको दोनों साइड में ऐड करना है। तो tan a प्लस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan b। तो आप लोग जानते हैं tan a प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका होता है tan a प्लस tan c अपन 1 माइनस tan a इंटू tan c इज इक्वल टू आपका आ जाएगा tan b, ठीक है। इधर देखिए tan a प्लस tan c आपका आया है, तो इधर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस tan c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको साथ इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इधर आपको करना है tan b माइनस आपका आ जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका जो आ रहा है, तो इसमें आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो tan a tan b, तो इधर आप लोग ऐसे कर लीजिए, इसको आप लोग इधर अगर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका tan a इंटू tan b इंटू tan c इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा, इजिकल टू आपका हो जाएगा tan b माइनस tan a माइनस tan c, ठीक है। तो देखिए ये सही आंसर आया है कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था tan a tan b tan c का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan b माइनस tan a माइनस tan c वैल्यू आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गया, तो एक्चुअली इधर जो फॉर्मूला यूज होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूला पुट करके मल्टीपल कर दीजिए, tan a इंटू tan b इंटू tan c का वैल्यू आ जाएगा tan b माइनस tan a माइनस tan c, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा राइट आंसर हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ए राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में tan b माइनस tan a माइनस tan c, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8, 12, 30, 36 एंड 45 एंड x is also a perfect square, what is the sum of the digit of the value x। तो इसमें आपको बोलना है कि x एक ऐसा नंबर है जो 8, 12, 30, 36, 45 से वो डिवाइड होता है, ठीक है। और x एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो वो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस टोटल वो जो स्क्वायर का नंबर है, तो उसको जब हम लोग टोटल डिजिट को ऐड करते हैं तो उस साम कितना आ जाएगा, तो साम आपको निकालना पड़ेगा। तो जितना भी डिजिट है उसका साम कितना हो जाएगा, तो जो लीस्ट नंबर होगा, मतलब ये जो x का जगह जो नंबर होगा वो क्या होगा, 8, 12, 30, 36, 45 सबसे डिवाइड होगा, ठीक है। और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो लीस्ट नंबर जब भी बोला है, तो लीस्ट का जब भी शब्द आता है तो आपको डायरेक्टली एलसीएम कर देना पड़ता है, ठीक है। तो 8, 12, 30, 36, 45, तो इसको एलसीएम आप कर दीजिए। इसको एलसीएम करने के बाद आपका 2 से करना है 4, 6, 15, 18, 45। इसके बाद फिर 2 से करिए, 2, 3, 15, 9, 45। फिर आप 3 से करिए, 2 आपका ऐसे रहेगा 1, 5, 3, 15। फिर आप 3 से करिए 2, 1, 5, 1, 5 आपका आ जाएगा। फिर आप 5 से कर दीजिए, 5 से करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 2, 1, 1 हुआ, ठीक है। तो इधर क्या क्या आ गया, आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो इसमें देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो 2, 2 ठीक है, 3, 3 ठीक है, लेकिन 5 और 2 सिंगल है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एक 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा और एक 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तब 5 2 हो जाएगा और एक 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर तब होगा, ठीक है। तो
तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 इंटू 2 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, और जब वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, 3600 आपको वैल्यू आएगा। तो ये जो आपका परफेक्ट स्क्वायर x का जो वैल्यू आ गया है 3600 जो आ गया है, तो ये 3600 का जितना भी डिजिट है सबको अगर ऐड करते हैं तो इसका सम कितना आएगा, आपका आ जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि 3 + 6 = आ जाएगा 9। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी जो 9 है, 9 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल एंड इट रीचेस द वॉल एट ए पॉइंट ऑफ 3 मीटर हाई। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड 2.6 मीटर टुवर्ड द wall, then the distance by which the top of the ladder slides upward on the wall। ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिए इसमें आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन पर आ जाना है और सबसे पहले इसका डायग्राम आपको बना लेना है। इस डायग्राम में आपको क्या बोला है कि एक वॉल है, ये वॉल है आपका, और ये आपका लैडर है। ठीक है, ये आपका इतना लंबा वॉल है, वेट, ये आपका इतना लंबा वॉल है। ठीक है, और ये आपका लैडर है। तो इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, लैडर का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ठीक है, और वॉल का 3 मीटर में जाके वो क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो इधर आप लोग क्या कर सकते हैं, ए बी और सी आप कर सकते हैं। तो इसमें से ए बी सी जो हो गया, इसमें से बी सी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मतलब जो आपका बेस है, मतलब ये वॉल से कितना डिस्टेंस का दूरी में हम लोग लैडर को लगाया है। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, BC = √AC² माइनस AB²। ठीक है, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, 5² माइनस 3² तो इधर आपका आ गया, देखिए 25 माइनस 9 तो 16 आ गया, मतलब √16 मतलब आ गया आपका +-4। तो 4 इधर वैल्यू आ गया। तो इधर से इधर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर से इधर डिस्टेंस 4 है। ठीक है, इसका बाद आपको क्या बोला, इसका बाद आपको बोला है ये जो इधर से इधर 4 मीटर आ गया है, तो लैडर को हम लोग क्या किया है, हम लोग 2.6 मीटर आगे बढ़ा दिया है। मतलब लैडर को हम लोग आके कहां पर रखे हैं, कलर चेंज कर लेता हूं, लैडर को आके हम लोग इधर रखे हैं। ठीक है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, लैडर हम लोग ऐसे रख दिए। ठीक है, इधर से इधर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी अगर मान लेते तो इधर 2.6 मीटर हम लोग क्या क्या स्लाइड किए हैं वॉल का तरफ। तो इधर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, अगर आप लोग बीडी का वैल्यू निकालते हो तो बीसी माइनस डीसी आपको कर देना पड़ेगा। तो बीसी का वैल्यू 4 और डीसी का वैल्यू 2.6, तो आपका आ जाएगा 1.4 मीटर का आ जाएगा। ठीक है, मतलब इधर आपका डिस्टेंस कितना हो रहा है, 1.4 मीटर का आ रहा है। लैडर का तो लेंथ आप लोग जानते हैं 5 मीटर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कितना ऊंचाई में जाके इसको अगर हम लोग मान लेते ई, तो ई बी का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो आप देखिए ई बी इजिकल टू क्या कर सकते हैं, ई बी इजिकल टू आप लोग कर सकते हैं लंब स्क्वायर इजिकल आप लोग कर सकते हैं अतिभुज स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा ED² माइनस BD²। ठीक है, तो ED² आपका क्या हो जाएगा, ED² मतलब 5² माइनस आपका आ जाएगा BD का वैल्यू 1.4² ठीक है, तो इधर आपका कितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूं, इसीलिए मैं कैलकुलेशन करके लाया हूं आप लोग के लिए। इधर आपका √ही हो जाएगा 25 माइनस 1.96। ठीक है, तो इधर आपका आ जाएगा √23.04। तो इधर आपका कितना आ रहा है, 4.8 का आसपास आ रहा है। 4.8 मतलब इधर ई बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ई बी का डिस्टेंस हो जाएगा 4.8। ठीक है, और ए बी का डिस्टेंस कितना दिया था, 3 दिया था। तो टोटल कितना मीटर हाइट उसका बढ़ गया है वॉल में,
तो हाइट देखिए ई और ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ई बी माइनस ए बी। तो ई बी का वैल्यू 4.8 माइनस ए बी का वैल्यू 3, तो इधर आपका आ गया है 1.8 मीटर। तो इधर से इधर डिस्टेंस कितना, जो 1.8 मीटर हाइट क्या होगा, वॉल में बढ़ जाएगा लैडर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1.8 मीटर। समझ में आ गया है? क्वेश्चन में जस्ट आपको यही बोला था, फैक्ट और कुछ नहीं है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1.8 मीटर। वेट, इसका बाद देखिए आपको बोला है P borrowed an amount from Q at a simple interest of 10%। P Q से साधारण ब्याज का हिसाब से 10% पर एनम में उधार लिया था कुछ पैसा, और साल के अंत में P उसको क्या किया, P उसको 99,000 पेमेंट कर दिया, जो उसका उधारी लिया था उसका 90% जो पेमेंट कर दिया है। तो वो कितना P उधार लिया था Q से। ठीक है, तो P कितना उधार लिया था Q से, ये आपको निकालना पड़ेगा। देखिए Q से जब उधार लिया है, एक साल बाद 10% इंटरेस्ट, मतलब उसका इंटरेस्ट भी कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का साथ वो क्या कर रहा है, वो मनी को लौटा रहा है, और लौटा रहा है कितना, 99,000 लौटा रहा है। जो उसका टोटल मनी था, जो उसने टोटल उधार लिया था, उसका कितना था, 90% जो लौटा रहा है। ठीक है, तो कितना वो उधार लिया था वो आपको निकालना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको आपको करना है। तो नोट सेक्शन पर आ जाते हैं और इसको करते हैं। तो आप धीरे धीरे इसको लिखिए, लेट आस एज्यूम P borrowed sum B X, मतलब P Q से कितना रुपया लिया है, 100 रुपया अगर हम मान लेते लिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, द टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट Q रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्यू रिसीव करेगा 1 साल बाद। ठीक है, जो कितना बोल रहा है, जो 90% बोल रहा है, 90% इज इक्वल टू कितना दिया है, 99,000 उसने दिया है। ठीक है, तो 100% इज इक्वल टू क्या देगा, तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 90, और 100% इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटू 100। तो इधर आपका वैल्यू आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 हो गया है। ये क्या आ गया, ये आपका टोटल कितना आ गया, ये आपका टोटल अमाउंट आ गया, 1,10,000 टोटल अमाउंट आ गया, 1,10,000 उसका टोटल अमाउंट आ गया। एक्चुअली इतना होता है। ठीक है, लेकिन P कितना बैक किया है, P पेड बैक द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। P कितना बैक किया है, तो वो जितना लिया था, X लिया था, ठीक है, वो उसका प्रिंसिपल था, और उसका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इजिकल टू क्या होता है आप लोग जानते हैं, इंटरेस्ट इजिकल टू होता है I इजिकल टू, तो PTR, तो P मतलब इधर आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, तो इधर आपका हो जाएगा X, T मतलब हो जाएगा 1 1 साल के लिए, और इधर आपका हो जाएगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। ठीक है, PTR बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का अगर ऐड कर देते तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट उसको रिटर्न करना पड़ेगा 1 साल का बाद। ठीक है, तो इधर आपका कितना आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 1.1x ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आपका क्या आ रहा है, इसमें वो दिखाया है सबसे पहले कि 1 टका Q से उधार लिया है P,
तो उसको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। जो बोला है कि एक साल में कितना पेमेंट किया, 90% पेमेंट किया, जो टोटल उसने उधार लिया उसका। ठीक है, तो 90% इज इक्वल टू इतना होता है, तो 100% इज इक्वल टू मतलब वो टोटल अमाउंट कितना आ गया, इतना उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन कितना लिया है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो पी एक्चुअली पेमेंट कितना कर रहे हैं, जो एक्स लिया था हम लोग मान लिए थे, और उसका जो इंटरेस्ट है पीटीआर बाय 100, तो पी आपका हो जाएगा एक्स, आर हो जाएगा आपका 10 और टी हो जाएगा आपको 1 अपन 100। तो इधर 1.1x इतना उसको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो इधर आप बोल सकते कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1.1x इजिकल टू आपका आ जाएगा 1,10,000। तो x इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, मतलब x क्या क्या था, ये इतना अमाउंट Q से उधार लिया था P। समझ में आ गया, तो 1 लाख इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हैज सम हेन्स एंड सम काउज, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स इज 18:43, फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज 72। तो ऊपर लीजिए, एक व्यक्ति का पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 18:43। यदि सिरों की संख्या 72 होता है तो मुर्गी की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर ऑफ हेन्स आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, इसमें आपको क्या बोला है, आपको हेन्स दिया है और इसमें काउस दिया है। ठीक है, दो फैक्ट आपको दिया है। तो इसमें से आपको क्या दिया, दो फैक्ट में से आपको दिया है नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ लेग्स। इन दोनों का रेशियो कितना दिया, इन दोनों का रेशियो आपको दिया है 18:43 आपको दिया है। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपको रेशियो दिया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है कि पैरों का और सिरों का संख्या का अनुपात है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हेड कितना दिया, नंबर ऑफ हेड, टोटल नंबर ऑफ हेड 72 दी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हेड का जगह 72 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, आप देखिए 18 का साथ अगर 72 को कंपैरिजन करते हैं तो इसका साथ क्या 4 मल्टीपल हुआ है। तो वैसे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेग का साथ आपको उस हिसाब से 4 मल्टीपल कर देना पड़ेगा, इंटू 4 कर देना पड़ेगा। 4 करने के बाद आपका आ जाएगा 172, क्योंकि आप लोग जानते हैं रेशियो मतलब क्या होता है। इससे भी अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, इससे भी 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप अगर फिर से इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 18 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देते तो 43 आ जाएगा। तो इसमें आपको एग्जैक्टली तो क्वेश्चन में बोल दे नंबर ऑफ हेड का संख्या 72 है, मतलब ये रेशियो में जब आपको दिया है तो इधर इस 4 मल्टीपल होगा, मतलब इसमें भी 4 मल्टीपल होगा। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ लेग का संख्या भी निकल के आ गया है। ठीक है, तो आपको जस्ट निकालना कि कितना उसमें मुर्गियां हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स, चाहे गाय है चाहे मुर्गा है, हेड का संख्या, सिरों का संख्या एक ही होता है। तो अगर हम मान लेते हैं हेन, अगर हेन को अगर हम लोग मान लेते एक्स और काव को अगर मान लेते वाई। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हेड का हिसाब से आप लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। क्यों बोल सकते हैं, एक नंबर इक्वेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स किसका संख्या हेन और काव का संख्या वाई है, तो दोनों मतलब सभी का मिला के कितना शेर हो रहा है, 72 हो रहा है। और सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, सेकंड ऑप्शन देखिए, आपको मालूम है कि एक मुर्गा का 2 पैर होता है, एक गाय का 4 पैर होता है। तो आपको क्या करना है, इधर टोटल नंबर ऑफ मुर्गा कितना है, एक्स है, और एक मुर्गा का अगर 2 पैर होता है, एक मुर्गा का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 2x। और एक गाय का अगर 4 पैर होता है तो y गाय का कितना होगा, तो y गाय का हो जाएगा 4y। ठीक है, उतना लेग्स हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए y का जगह हम मान लेते हैं 5। ठीक है, अगर हम बात करते हैं y का जगह मतलब काव का संख्या 5, एक काव का अगर 4 लेग होता है तो 5 काव का कितना होगा, 5 × 4 मतलब 20 हो जाएगा। तो ऐसे सेम टू सेम y उसका संख्या है तो y × 4 कर देना पड़ेगा, इतना लेग आ जाएगा। तो सब लेग को मिलाकर कितना लेग आ रहा था, 172 नंबर ऑफ लेग आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया है। तो आप देखिए इधर ए और ए हो गया, तो लेकिन इसमें से आपको इक्वल करना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन का हम लोग 2 से मल्टीपल कर दिए। 2 से जब मल्टीपल किया तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 144। ठीक है, इतना ही आ रहा है। तो इधर आपका साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस, तो इधर आपका 2x माइनस 2x कट जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x। इसके बाद 2y इज इक्वल टू आपका आ गया 28
y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 14। तो y मतलब क्या होता है, y मतलब गाय का संख्या 14 है, इतना आपको पता हो गया। तो इधर देखिए गाय का संख्या का 14 आ गया है, और उसमें आप लोग क्या किए थे कि गाय और मुर्गा को गाय और मुर्गा का टोटल हेड का संख्या क्या 72, मतलब टोटल 72 चीज ही है। तो उसमें से 18 अगर गाय हो जाता है, बाकी कितना हो जाएगा, बाकी मुर्गा हो जाएगा। तो 72 माइनस अगर 18 कर देते तो कितना आ जाएगा 54 आपका आ गया हिंट्स है। ठीक है, तो सॉरी 58 हो जाएगा, 58 हो रहा नहीं, आपका 14 है, ये आपका 14 है। तो 72 माइनस 14 कर दे तो 58 क्या मुर्गा है और 18 आपका गाय है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करके देखते पूरा सम आपका निकाल के आ जाएगा। और इसमें देखिए जीरो का संख्या ऐड किया था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 72, मतलब टोटल इतना ही चीज है। तो उसमें से y का वैल्यू अगर 14 बैठा देते तो इसको इधर लेके जाने के बाद x का वैल्यू 58 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तब राइट आंसर हो जाता है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें आपको एक इक्वेशन दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए एक फॉर्मूला यूज्ड हुआ है। तो आपको बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इसमें से 3abc का अगर इस साइड में लेके आते तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जब माइनस 3abc होता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको जो दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc, तो इसमें से इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3abc हो जाएगा। तो 3abc माइनस 3abc हो जाएगा आपका, तो 3abc माइनस 3abc आपका क्या होगा, कट जाएगा। और इधर आपका क्या बचा रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसमें से देखिए इसमें से आपका इधर आ गया 0, तो 0 इज इक्वल टू आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आप अगर इसको नीचे भी लेते 0 अपन इसको करते हैं तो क्या होता है 0 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया है ना। तो आप देखिए इसमें से जो आंसर मैंने इसमें राइट किया हूं ये गलत है, एक्चुअली इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी प्लस एक्चुअली हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आज का पेपर का हिसाब से, व्हेन ए numerator of a fraction is increased by 40% and denominator is decreased by 30%, then the fraction becomes 6/7. Find the original fraction। इसमें ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर आपका होता है, अगर हम मान लेते हैं न्यूमरेटर जो आपका दिया न्यूमरेटर NUMERATOR, न्यूमरेटर मतलब ऊपर में जो रहता है x, और अगर डिनोमिनेटर अगर होता है y, तो आपका जो दिया है फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका क्या होता है, अगर हम लोग मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपन y, अगर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या किया, जो आपका न्यूमरेटर है उसका 40% बढ़ावा हुआ और जो डिनोमिनेटर है उसका 30% घटवा हुआ, तो इसमें घट गया है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोग कर सकते हैं न्यूमरेटर इंक्रीज्ड 40%। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका न्यूमरेटर था x था उसका साथ 40% इंक्रीज हुआ है, तो x इंटू आपका हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। तो इनको अगर आप लोग करते हैं तो टोटल इसका कितना आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 140 x/100 आ जाएगा। ठीक है, इसका बाद देखिए डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड 30%,
तो जो आपका डिनोमिनेटर था y था, उससे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ 30%, मतलब इसका 30% डिनोमिनेटर का, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 70y/100। ठीक है, तो इसमें देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका आ गया है, तो वो क्या हो जाएगा, तो जब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्शन 6/7 हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपका न्यूमिनेटर आ गया 140x/100 और डिनोमिनेटर आ गया 70y/100, तो आपको करना है 140x/100 डिवाइड बाय, ये आपका न्यूमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 70y/100 इजिकल टू आपको करना है 6/7, 100 आपका कट जाएगा, इधर आपका आ जाएगा, अब देखिए 2x, ऐसा ही तो आ रहा है ना, हाँ 2x इजिकल टू आपका आ जाएगा y। ठीक है, तो इधर आपका 6/7 आ गया है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं, इधर आपका x/y आ जाएगा 6, हाँ इधर आपका आ जाएगा नीचे, तो इधर आपका आ जाएगा, तो x/y इजिकल टू हो जाएगा 6/14, मतलब 3, और इधर आपका जो है 7, मतलब इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा 3/7। इतना आपको समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 3/7 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, जब इंक्रीज बोलेगा मतलब जो था उससे क्या हुआ, उसका 40% इंक्रीज हुआ, प्लस हो गया, और जब बोलेगा डिनोमिनेटर से तो डिक्रीज हुआ, मतलब जो था उससे उसका 30% डिक्रीज होगा, इतना हो गया, तो फ्रैक्शन आपको कर देना है, और जो आपको वैल्यू दिया है उसका साथ इक्वल कर देना है। इसका बाद ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y का वैल्यू, आप देखिए x/y का वैल्यू आ गया ना, x/y का वैल्यू 3/7 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:11, द रेशियो ऑफ their expenditure is 1:2। if A and B save 9,000 and 11,500 respectively, then the expenditure of B is। तो इसमें आपको बोल रहे हैं ए और बी का इनकम का रेशियो 6:1 और एक्सपेंडिचर मतलब वो इनकम कर रहे हैं उन दोनों का रेशियो 6:1 और जितना खर्चा कर रहे हैं उसका रेशियो 1:2। तो इसमें से वो कितना पैसा सेव करता है, ए सेव करता है 9,000, बी सेव करता है 11,500 रुपये सेव करता है। ठीक है, तो इसमें से बी का कितना खर्चा होता है, बी का खर्चा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं किसी भी लोगों का जो इनकम होता है, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते वो क्या होता है, उसका सेविंग्स होता है, सेविंग्स आपका निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली आपको कैसे करना पड़ेगा। तो आप लोग डायरेक्टली लिख लीजिए ए और बी, इनकम का जो दिया है, इनकम का रेशियो आपको क्या दिया है, इनकम का रेशियो बोला है 6:11 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है 1:2 दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसका इनकम रेशियो में दिया है, तो इनकम हम लोग मान लेते हैं, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं एज इनकम, रेशियो में दिया है, इनकम जब करेंगे तो क्या करेंगे 6x हम लोग मान लेते हैं, और बी का इनकम क्या करेंगे 11x कर लेंगे। ठीक है, और इसमें से सेविंग्स कितना हो रहा है, इसमें से इसका सेविंग्स हो रहा है 9,000। तो जब आपको ए का एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, ए एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग्स, तो ये आपका क्या आ गया एक्सपेंडिचर, और बी का कितना आएगा, बी का आएगा इनकम 11x माइनस 11,500, तो ये बाकी क्या आ गया, बाकी आपका एक्सपेंडिचर आ गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया है, तो आप लोग ऐसे क्या करेंगे, तो ए बाई बी आप लोग करेंगे, तो इधर आपको करना पड़ेगा 6x माइनस 9,000 11x माइनस 11,500 इज इक्वल टू जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दो 1:2 मतलब 1/2 आपको कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का एक्सपेंडिचर है और रेशियो भी दिया है। तो इसका बाद इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने का बाद एक्चुअली कैलकुलेशन करने के बाद x का वैल्यू आ जाएगा 6,500। ठीक है, तो 6,500 क्या होगा, अगर इसका इनकम निकालते हैं तो एक्चुअली आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा बी का। तो एक्सपेंडिचर ये फॉर्मूला है, तो 11x इंटू आपको करना पड़ेगा 6,500, तो 11x मतलब x का जगह 6,500 माइनस 11,500,
तो इधर कितना हो रहा है, इधर आपका 71,500 माइनस 11,500, मतलब इधर आपका हो जाएगा 60,000। तो 60,000 क्या करता है, वो खर्चा करता है। ठीक है, तो बी का खर्चा ये आ गया है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 55, 72 and 123 leaving the remainder 3, 7, 6 रेस्पेक्टिवली। वो कौन सा बड़ा संख्या है जो 55, 72, 123 को अगर डिवाइड करता है तो 3, 7 और 6 उसका भागशेष को छोड़ के जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली बात करते हैं 55 का अगर डिवाइड करते हैं उस बड़ा संख्या से तो 3 उसमें रिमाइंडर रहेगा, 72 का अगर उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 7 उसमें भागशेष रहेगा, उसी संख्या का 123 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें 6 उसका भागशेष या रिमाइंडर रहता है। तो कौन सा बड़ा संख्या, जब भी बड़ा संख्या कहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको HCF करना पड़ता। ठीक है, HCF करना पड़ता आपको, HCF करना, जब लिस्ट नंबर बोलेगा तब आपको LCM करना पड़ता। ठीक है, तो HCF देखिए, HCF करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो तो आपका मेन जो संख्या होगा तो इधर होगा जो एक्चुअली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड होने के लिए इसको अगर 3 से माइनस कर देते 52, इसको अगर 7 से माइनस कर देते, मतलब अगर 7 काम होता तो क्या होता, डिवाइड हो जाता। इसका वैल्यू कितना आएगा 65, और इसको देखिए 123 से अगर हम लोग 6 को घटा देते हैं तो इतना अगर क्या हो जाएगा 117, 117 होता, अगर वो 117 होता, वेट, अगर वो 117 होता तो क्या होता, ये बड़ा संख्या से डिवाइड हो जाता। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, HCF करना पड़ेगा। तो ये जो 52 आया है इसे 65 को HCF करना पड़ेगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 52 आ जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा 13, 13 से वाहन का करेंगे तो 4, 13 वाहन, तो इधर आपका क्या आ गया, ये जो आपका आ गया, ये आपका HCF आ गया, 13 आ गया। अगर 65 को अगर आप लोग 117 से करते तब भी आ जाएगा। देखिए 65 के अगर 117 से करते तो इधर आपको एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो 65 आ गया है, तो इधर देखिए 2, इसका बाद आ गया आपका 5, इसके बाद फिर 65 से करेंगे तो 1 आएगा, इधर आपका 52 आएगा, तो 13 आएगा, फिर 52 4 से हो जाएगा। तो इधर जो आपका आ गया ये वैल्यू होगा 13, मतलब 13 वो बड़ा संख्या है जिसे अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर रहता है, इसे डिवाइड करते हैं 7 रिमाइंडर रहता है, और 123 डिवाइड करते हैं तो 6 उसमें रिमाइंडर रहता है, मतलब भागशेष उसमें रहता है। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। 55 को अगर आप लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो 4, 13 वाहन, मतलब 3 रिमाइंडर रहेगा है। ठीक है, तो यही जस्ट आपको बोला है, तो आप करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an acute angle of a right angle triangle is 58 degree, find the second acute angle। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल तो राइट एंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी 2 एंगल बचे रहता है। इसका भी एक एंगल बोलता है 58, और इस एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो तीनों एंगल का कितना होता है, जोगफल होता है 180। 180 से अगर हम लोग 90 प्लस 58 को माइनस कर देते हैं तो आपका कितना आएगा, 180 माइनस आपका आ गया 148, मतलब आपका आ गया 32 डिग्री। ठीक है, तो जो आपका बाकी एंगल है उसका वैल्यू हो जाएगा 32 डिग्री। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें आपको जस्ट सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया, आपको अपना दिमाग लगाना कौन सा काम आगे होगा। तो 0.25, तो आप लोग जानते हैं बॉडमास का हिसाब से ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 0.1, तो इधर आपका 0.35 आ गया है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा, आप देखिए 0.35। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन स्कोर्ड 60, 70, 80, 50 एंड 90 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडीज एंड मैथ्स। व्हाट इज एवरेज मार्क्स। तो इसका औसत मार्क्स कितना है आपको निकालना पड़ेगा। इसमें देखिए टोटल कितना सब्जेक्ट है, इसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 सब्जेक्ट है, और सब आपको 500 में एग्जामिनेशन हुआ, मतलब टोटल 100 में एग्जामिनेशन हुआ एक एक पेपर, और टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 500। ठीक है, और उसमें से आप देखिए, अब 60 मार्क्स मिला है, 70 मार्क्स मिला है, 80, 50 और 90, तो टोटल कितना मार्क्स मिला है, 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 90, तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल आपका हो रहा है 350। ठीक है, तो 350, और कितना सब्जेक्ट है, टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो आपका कितना
एवरेज मार्क्स आ गया, एवरेज मार्क्स आपका आ गया 70। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल मार्क्स के कोई मार्क्स से कोई संबंध नहीं है, जस्ट अब कितने मार्क्स आपको मिला है, कितना सब्जेक्ट है, उसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो इसका एवरेज मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 if the digits are reversed the new number when increased by 9 equals 3 times of the original number, find the number। तो इसमें देखिए आपको बोला है एक नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर का दोनों डिजिट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल कितना वैल्यू आता है, दोनों डिजिट मिला के 9 होता है। ठीक है, और वो 2 डिजिट का नंबर का अगर हम लोग डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा, वो नया जो नंबर बनेगा उसको अगर 9 इंक्रीज करते हैं तो जो ओरिजिनल नंबर है उसका 3 टाइम्स का इक्वल हो जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूं, सोचिए कोई भी 2 डिजिट आपको लिखना है, 2 डिजिट नंबर है, तो आप लिखिए लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y। ठीक है, 10x प्लस वाई, ये 2 डिजिट एक नंबर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर किसी नंबर सोचिए 21 है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको करना है 2, इधर आपको क्या करना है, 2 को इधर बैठाना है और 1 को इधर लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आपका 2 डिजिट नंबर ही आ रहा है ना, 20 आ रहा है ना। अब देखिए अगर आपका 62 है तो आपको क्या करना है, y का जगह आपको 2 लिखना है और x का जगह आपको 6 लिखना है। तो 6 इंटू 10 मतलब 60 प्लस 2 मतलब 62। तो 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें जो हम लोग 2 नंबर यूज कर रहे हैं, x और y को मिला के तो क्या हो रहा है, इसमें 9 हो रहा है ना। x और y हम लोग क्या बोल सकते हैं, x और y 2 डिजिट है, इसमें देखिए x और y 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट को मिला के क्या बोल रहे हैं 2 डिजिट नंबर का है, तो 2 डिजिट को अगर ऐड करते तो 9 आता है। तो ये आपका क्या हो रहा है x प्लस वाई इजिकल टू 9 हो रहा है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, ये 2 डिजिट नंबर को अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर का रिवर्स करते हैं तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। तो इसका बाद इक्वेशन में आपको क्या बोला है, इसका बाद इक्वेशन में आपको बोला है जो न्यू नंबर बनेगा, मतलब जो आपका न्यू नंबर है 10y प्लस x। ठीक है, इसको अगर हम लोग 9 इंक्रीज करते हैं मतलब प्लस इसका साथ 9 जो अगर ऐड करते हैं तो जो ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस y था, इसका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, यही आपको बोला है। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, 10y प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 30x प्लस 3y। ठीक है, तो x का वैल्यू इसमें से आपको आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, वेट कीजिए थोड़ा सा, इसमें आपका आ जाएगा 29x माइनस 7y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें y का वैल्यू आप लोग लिख सकते हो, y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसमें से आपको हो जाएगा y इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं 9 माइनस x कर सकते हैं। तो इधर आपका 29x माइनस 7 इंटू आप क्या कर सकते हैं 9 माइनस x कर देंगे इज इक्वल टू 9। तो इसमें से आपका जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, क्योंकि x का वैल्यू इसमें से निकल जाएगा, आपका 7 इंटू 9 मतलब 63 और आपका हो जाएगा प्लस 7x। तो इधर x इज इक्वल टू 2 आ गया है। ठीक है, तो इधर आपको क्या निकालने के लिए ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, हाँ x प्लस वाई इज इक्वल आपको 9 बोला, तो x का वैल्यू अगर 2 होता तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y तब 7 हो जाएगा। तो इसमें से आप निकाल सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 7 हो जाएगा y का वैल्यू, तो आपका 27 आ गया है जो ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर देखिए 27 है, राइट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप चैप्टर से है, A, B and C enter in a partnership in the ratio 2/3:3/5:6/5. After 4 months, A increases his share by 10%. If the total profit after 12 months is rupees 70,000, then B's share। तो इसमें से बोल रहा है A, B और C पार्टनरशिप में उतरा है, तो उसमें पार्टनरशिप का रेशियो 2/3:3/5:6
6/5। तो इसमें सबसे पहले आपको रेशियो में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में रखना नहीं है। तो इसमें देखिए फ्रैक्शन को हटाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। और 4 मंथ बाद ये उसका शेयर को 10% बढ़ाया है और उसमें टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 साल का बाद 12 महीने के बाद 70,000 प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से बी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट 70,000 होगा, उसमें से बी को कितना मिलेगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये आपका क्या है, ए बी और सी, 2/3, 3/5, 6/5। तो इसका फ्रैक्शन को अगर हटाना है तो एलसीएम करना है, 3, 5 और 5 का एलसीएम करते हैं तो 15 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंटू 15 से मल्टीपल तीनों को कर देना है। तो इधर कितना आ रहा है, इधर देखिए आपका आ रहा है 10:9 आपका आएगा 18। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये आपका शेयर का रेशियो निकाल गया है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग 12 महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए इसका बाद आपको क्या करना है, जब इन्वेस्ट कर रहा है तो ए बी और सी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है, पहले 10 का हिसाब से 4 महीने की है, 10 × 4 प्लस क्या किया, उसका बाद उसने उसका शेयर को 10% बढ़ाया है। तो 10% बढ़ाना मतलब क्या होता है, 10/100। तो इधर कटने के बाद क्या 1, मतलब 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, मतलब उसका क्या हो जाएगा 11 करके कितना महीने दिया, 8 महीने दिया है। टोटल 4 और 8 कितना हो रहा है, 12 महीना हो रहा है। इसका बाद देखिए बी का कितना होगा, बी का 9 है तो 9 के हिसाब से 12 महीने दिया और सी का 18 के हिसाब से 12 महीना दिया है। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर का आपका हो जाएगा 128, ए का, इसका 108 और इसका 216। ठीक है, तो तीनों का अगर आप लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो तीनों का अगर ऐड करते हैं तो कितना है, 452 आ रहा है। तो 452 में से कितना दे रहा है बी, तो बी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 108। तो 452 में से 108 कितना कौन दे रहा है, 108 बी दे रहा है और प्रॉफिट कितना है 70,000। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेशन करते तो 16,725.66 टाका आ जाएगा बी का प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, एलसीएम करके मल्टीपल कर देना है। इसके बाद कितना महीना दिया है, तो पहले तो 10 का हिसाब से 4 महीने दिए, उसके बाद 10% शेयर इंक्रीज किया इसलिए 11 का हिसाब से 8 महीना बाकी दिया है। और ये तो टोटल 1 साल ही दिया है, तो 9 × 12 और 18 का हिसाब से वो 12 महीने दिया है। तो आपको क्या करना है, उसका शेयर का रेशियो निकालना है, इसका बाद उसमें से टोटल 3 को ऐड कर देना और बी का जो जितना शेयर था उसका हिसाब से 70,000 का प्रॉफिट कितना हो रहा है बी का वो आपको निकाल देना। तो उसमें से 725.66 रुपीज मिलेगा बी को। ठीक है, तो ये था टोटल 20 क्वेश्चन जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्लस 50 जो मॉक टेस्ट है उसका मॉक टेस्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। इसका बाद जितना भी सोल्यूशन आएगा जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेके रखे वो सभी को मिलेगा। और आप लोगों को शायद वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।